नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे छठा चैप्टर चल रहा है और छठा चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। और उसमें ये लास्ट लेक्चर है। आगे का पूरा जो पार्ट है उत्सर्जन तंत्र का वो पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक है वृक्क के कार्य, फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप देखेंगे कि किडनी जो है वो कई सारे कार्य करती है और जो उसका मुख्य कार्य है वो है मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण किडनी के अंदर जो मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं, नेफ्रॉन, उस वक्त पढ़ाया था कि नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और उसके बाद में समीपस्थ मोड, लूप ऑफ हैंडले, दूरस्थ मोड, सीधी संचयक नलिका, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो सब मिलकर वृक्क का ये कार्य है कि वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वृक्क हमारे शरीर में रक्त की क्षारीयता को नियंत्रित करते हैं कि रक्त में कितना जो है वो पीएच होएगा, रक्त की क्षारीयता नियंत्रित करते हैं। वृक्क हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस भी करते हैं, अम्ल और क्षार का नियंत्रण भी करते हैं। ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो क्षारीय स्थिति कर देते हैं, ज़्यादा क्षारीय होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो अम्ल क्षार का संतुलन करते हैं। वृक्क हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को भी नियमित करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब जो पीएच है वो भी अम्ल और क्षार से ही रिलेटेड है कि कितना पीएच हमारे शरीर में किसी भी द्रव का होना चाहिए, वो वृक्क करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि ये अनावश्यक जल उत्सर्जन को रोकता है। मतलब किडनी से जितना यूरिन एक्स्ट्रा, मतलब जो फूड के बाद में और जो भी व्यर्थ पदार्थ के रूप में बना, सिर्फ वही उत्सर्जित होता है किडनी के द्वारा, उससे एक्स्ट्रा नहीं करती है किडनी उत्सर्जित। क्योंकि अगर मान लो पानी ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है हमारे शरीर से तो किसी भी शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है, इसलिए अनावश्यक जल का उत्सर्जन किडनी नहीं करती है। और उसके अलावा किडनी जल, प्रोटीन और लवणों का उत्सर्जन करती है। जो मूत्र का फॉर्मेशन होता है, जो मूत्र का निर्माण होता है, उसमें पानी होता है, थोड़े प्रोटीन के उत्पाद, अंतिम उत्पाद होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं, और लवण जो भी वहाँ एक्स्ट्रा हैं वो सब मूत्र के द्वारा, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी वृक्क मेंटेन करता है। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, वो मेंटेन करने के लिए भी वृक्क जो है वो अपना फंक्शन करता है। उसके अलावा रक्त के संगठन को नियंत्रित करता है। रक्त का संगठन, जब हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड दो पार्ट्स थे उसके, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा द्रव पदार्थ है और कणिकाएं जो है वो ठोस पदार्थ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो उस कॉम्पोजिशन को ये नियंत्रित रखते हैं कि इतना आरबीसी, इतना डब्ल्यूबीसी, इतना प्लेटलेट होना चाहिए और इतना प्लाज्मा होना चाहिए। उसके अलावा वृक्क का एक बहुत जरूरी कार्य है विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करना। जो भी विषैले पदार्थ शरीर में आ जाते हैं तो उनको घोल के और उनको जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो और कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स ना हो। तो विषैले पदार्थ कभी कभी हम खाने से भी खा लेते हैं, दवाई से भी आ जाता है, इंजेक्शन से भी आ जाते हैं। तो वृक्क का ये काम है कि जो भी टॉक्सिक पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है।
उसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, मतलब जिनको बाहर निकालना है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको विलय रूप में रखना। विलय मतलब घोल के रूप में, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो हैं वो सॉल्यूशन रूप में रखते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है रक्त को छानना। ब्लड को पूरा छानता है वृक्क, और उसके बाद ब्लड साफ होके वापस चला जाता है पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में घूमने के लिए, और हमें कुछ न कुछ ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व और ये सब देने के लिए। और जो गंदगी होती है ब्लड में, जो छना है वो अच्छा तो चला गया, और जो छनित है, जो गंदगी है वो नीचे आ गई। मतलब वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन है, अभी मैंने बताया एक वृक्क में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में ट्यूब्स जैसी नलिकाएं बहुत सारी होती हैं, तो वो जो नेफ्रॉन है वो रक्त को छानने का काम करते हैं। एक एफरेंट वाहिका होती है, शुद्ध रक्त को लाती है, एक इफरेंट वाहिका होती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो अशुद्ध आया, शुद्ध चला गया, और जो गंदगी है वो यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय में इकट्ठी हो गई और वो बाहर निकाल दी गई। कई बार आपने सुना होगा कि किन्हीं पेशेंट्स की किडनी में दिक्कत होती है तो उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो डायलिसिस का मतलब यही है कि जो अंदर छन नहीं पाता है जो ब्लड, तो उस ब्लड को एक बार एक मशीन होती है उसमें उस ट्यूब से जोड़ दिया जाता है, जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो वो उस मशीन में जाके वो शुद्ध हो जाता है, गंदगी अलग हो जाती है और शुद्ध रक्त वापस से दूसरी ट्यूब से हमारे अंदर आ जाता है। तो कई बार तो थोड़ा कम होता है तो डायलिसिस महीनों में, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में होता है। और अगर उनकी किडनी और ज़्यादा ख़राब हो रही है तो 15 दिन में भी, 10 दिन में भी, 8 दिन में भी, डेली भी ऐसे डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस का मतलब भी यही है कि रक्त को छानने का कार्य हमारे शरीर में नहीं हो रहा है, इसलिए बाहर किसी मशीन से होता है। और अगर गंदगी अंदर रह जाएगी तो व्यक्ति बहुत जल्दी ही कोमा में जाके और मर सकता है। वृक्क के कार्य के बाद में हम एक लास्ट टॉपिक है इसमें, मूत्र की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है, वैसे तो अगर हम आम भाषा में देखें तो यूरिन एक द्रव है, एक पानी जैसा पदार्थ है जो कि शरीर से बाहर निकल रहा है। उससे ज़्यादा हमको कुछ आम जन को कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन जब कभी बीमार होते हैं तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दो चीज़ के लिए ही कहते हैं। तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उतना मानक होता है तो वो व्यक्ति सही है। यूरिन टेस्ट हुआ और यूरिन में जितनी चीज़ें ये हैं, अगर इतना मानक स्टैंडर्ड उतना है तो वो व्यक्ति सही है। लेकिन इससे ऊपर नीचे अगर होता है तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो मूत्र की संरचना में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पूरे दिन भर में 1 से 2 लीटर तक यूरिन जो है वो एक व्यक्ति पास करता है, उतना यूरिन उसमें बनता है। लेकिन इट डिपेंड्स वापस से कि आपने क्या खाया है, कितना पिया है। अगर ज़्यादा तरल पदार्थ लिया है तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, ज़्यादा यूरिन जाना पड़ेगा। ज़्यादा छाछ और पानी और जूसेस और ये सब लेते हैं तो ज़्यादा यूरिन बनता है। उसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हैं तो प्रोटीन ज़्यादा लेने पर भी ज़्यादा यूरिन आता है, क्योंकि जो यूरिया बनता है उसको घोल में प्रवाहित करने के लिए भी वृक्क जो है वो कार्य करता है। मूत्र की संरचना में पहला हम लेंगे रंग। कलर जो है वो मूत्र का ट्रांसपेरेंट सा होता है, बिल्कुल साफ, लेकिन हल्का मतलब क्रीमिश कलर, अंबर कलर का होता है और उसमें कोई डिपॉजिट्स नहीं दिखाई देते हैं। यूरिन को अगर आप साफ से देखेंगे तो कोई डिपॉजिट, निक्षेप नहीं दिखाई देते, लेकिन हल्का सा कोई श्लेष्मा यानी म्यूकस जो है वो तैरता हुआ सा दिखाई दे सकता है, वो नॉर्मल है। तो रंग इसका साफ और अंबर कलर होता है। मूत्र की जो गंध होती है वो थोड़ी क्षारीय होती है, एरोमेटिक टाइप की होती है। अभिक्रिया इसकी हल्की सी अम्लीय है, मतलब 7 तक जो है वो अम्ल मतलब न्यूट्रल हो जाता है। 7 के ऊपर जो है पीएच होता है तो क्षारीय, 7 के नीचे इधर जितना ज़्यादा आता है वो अम्लीय। तो हल्का सा ही अम्लीय होता है, क्षारीय टाइप की होता है। 6 पीएच इसका होता है। मूत्र के अंदर पानी होता है, यूरिया होता है और नमक होता है इन जनरल। और अगर 24 घंटे में किसी व्यक्ति ने 80 से 100 ग्राम तक का प्रोटीन खाया है
तो उसके मूत्र में 96% पानी होता है और 4% ठोस चीज़ें होती है। ठोस मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो अंतिम उत्पाद होते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वो इसमें पाए जाते हैं। यूरिया जो होता है वो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है और यूरिया यकृत के अंदर बनता है। यकृत में जो अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है अमीनो अम्ल, तो उन अमीनो अम्ल का विएमिनीकरण होते हैं, डीएमिनेशन हो जाता है, उसका अमीनो ग्रुप जो है वो निकल जाता है, उसको हम डीएमिनेशन या विएमिनीकरण कहते हैं। तो जब यकृत में अमीनो एसिड का विएमिनीकरण होता है तब यूरिया जो है वो बन जाता है और ये यूरिया जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और वहाँ से वो किडनी में पहुंचा दिया जाता है। किडनी में तो ब्लड छन्ने के लिए जाता है, इसलिए रक्त के साथ परिसंचरण के साथ रक्त घूमता हुआ किडनी में पहुंच जाता है। इन जनरल एक दिन में यूरिया 30 ग्राम यूरिया जो है वो मूत्र के साथ निकलता है, या फिर हम दूसरे भाषा में कहेंगे कि 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम यूरिया हो सकता है। सेम ऐसे ही यूरिक एसिड जो है वो पर डे 1.5 से 2 ग्राम यूरिक एसिड पर डे मूत्र के द्वारा निकाला जाता है और अगर हम 100 ml रक्त में देखते हैं तो 2 से 3 मिलीग्राम यूरिक एसिड किसी के भी रक्त में पाया जाता है। इन सब के अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, तो वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए अगर ज़्यादा लिक्विड निकल जाता है तो हमको ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ते हैं, भाई नमक का पानी, चीनी का पानी, ORS, शिकंजी, ये सब लेने पड़ते हैं। इन सब के अलावा कुछ प्रोटीन एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब, और फिर ऑक्जेलेट्स, प्यूरिन्स, यूरेट्स, फॉस्फेट्स, ये सब मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। कई लवणों के और कई भोज्य पदार्थों की जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके भी सबसे अंतिम उत्पाद ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और ये सब मूत्र के अंदर, यानी ये कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन होता है। इस तरह से 6th चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है और इससे नेक्स्ट 7th चैप्टर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।